अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में टाइम टेबल बनाया है मैंने, तकरीबन 17 डेज़ पर ये टाइम टेबल कंसिस्ट करता है। लेकिन इसकी तरतीब इस तरह है कि पहले के कुछ दिन जो है वो बायो, और फिर अगले कुछ दिन वो जो है वो केमिस्ट्री, और फिर आखिरी जो कुछ दिन हैं उसमें फ़िज़िक्स जो मैंने है वो डिवाइड की है। वो आप अपने हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं। आप जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से भी एक अच्छा टाइम टेबल सेट कर सकते हैं जिसमें आप दिन थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं या दिन थोड़े कम कर सकते हैं, वो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। और याद रखें, एक अच्छे टाइम टेबल के बगैर स्टडी करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपका जो है टारगेट क्या है। आप एक पाथ पर नहीं चल पाते और आपके लिए मोटिवेशन भी नहीं होती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन का काम कर लिया है, तो दूसरे दिन जो है आपके पास वो मोटिवेशन होगी कि अब मैंने नेक्स्ट डे का काम करना है, ठीक है। याद रखना है इस पूरे टाइम टेबल में जो मैंने तो ऐसे किया था, और मुझे बहुत ज़्यादा ये वेल कन्वीनियंट लगता है, मुझे बहुत फ़ायदा दिया इस तरह के टाइम टेबल ने। वो ये कि हर दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि 3-4 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम टेबल मैंने बनाए हैं, लेकिन साथ में जो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश है वो साथ साथ चलानी है, वो भी मैंने साइड पे जो है वो ऐड की हुई है। तो चले मैं आपको बताता हूँ। डे 1 में आपने क्या करना है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन पहला चैप्टर जो है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला पढ़ना है, और तीसरे नंबर पर एंजाइम वाला पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर जो है इन पर इतना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। एंजाइम वाला तो बहुत शॉर्ट है, पहला वाला आपने इतनी बार पढ़ा होगा कि आपके लिए मुश्किल नहीं हुई। थोड़ा दूसरा वाला जो है थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन इतना इशू नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश भी साथ में करनी है। आपने इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और 2 हैं वो करने हैं, ठीक है, जिसमें वेकेबलरी और कंट्रोल ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह आती है, ये आपने करनी है, ठीक है। फिर डे नंबर 2 पे क्या करना है, आपने बायो एनर्जेटिक वाला करना है और एसेलुलर लाइफ करनी है। अच्छा, बायो एनर्जेटिक वाला चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि उन्हें मसला होता है क्या वो स्किप करें, तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लें। बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल किस्म के जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको जो इस पर मौजूद हैं, आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइम देना है, एसेलुलर लाइफ इतना टाइम नहीं लेता। 5 जो चैप्टर है केपीके की बुक में, आप जो बोर्ड है आपका, आप अपनी जो है उसके लिहाज से जो वायरसेस वाला चैप्टर है, ठीक है। उसके अलावा आपने फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 इंग्लिश का जो कैपिटलाइजेशन वगैरह, पंक्चुएशन, स्पेलिंग वगैरह हैं, और फिर साथ में डे नंबर 2 और 3 ये जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 3 और 4 जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये दोनों चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। और डे नंबर 3 में आपने प्रोकैरियोट्स वाला चैप्टर करना है और डाइवर्सिटी अमंग एनिमल वाला करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी भी है और थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। प्रोकैरियोट्स इतना टाइम नहीं लेगा, तो ये थोड़ा जो है आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर डे नंबर 4 पे आपने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर करना है, जो कि केपीके में बुक में 10th चैप्टर है। उसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि सेकेंड ईयर में है, वो दोनों आप करें, उस पर इतना टाइम नहीं लगता, वो आप इजीली कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें, वही ऊपर वाले के साथ ये फिर अगेन करें, क्योंकि इससे एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। फिर डे नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें आप एवोल्यूशन वाला चैप्टर करें, रिप्रोडक्शन करें और सपोर्ट एंड मूवमेंट करें, ठीक है। आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ऐसे कर सकते हैं, जिससे आपकी तरतीब ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें कुछ थोड़े टाइम कम टाइम लेती है, कुछ जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो मैंने इस तरह रखे हैं, ठीक है। फिर जैसे आपको कम से कम आपको आइडिया तो हो जाएगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। फिर फाइंडिंग एरर जो है वो आपने इंग्लिश में करनी है। डे नंबर 6 में आप इनहेरिटेंस करें, साथ में जो है रिमेनिंग अगर आपका कोई चैप्टर वगैरह रहता है, कोई टॉपिक रहता है, वो आप इसमें करें। और बाकी ये कि आप एमसीक्यूज करते रहें साथ में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इन चैप्टर के सिर्फ इसके लिए ही टाइम मिलता है, एमसीक्यूज का टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 6 के बाद आप 1-2 दिन जो है वो आपने अगर इस सब के एमसीक्यूज नहीं किए तो वो सब के एमसीक्यूज करें, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उस पर जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज करना भी ज़रूरी है, ठीक है।
बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आप काफ़ी फ़ायदा देगा। फाइंडिंग एरर वाला डे 5 और डे 6 दोनों पर करें, ठीक है। फिर आगे आते हैं डे नंबर 7 की। अगर मैं बात करूँ तो ये अभी मैंने केमिस्ट्री का वो किया है, आप इसमें फ़िज़िक्स भी पहले करना चाहें तो भी मसला नहीं है। डे नंबर 7 में आपने पहला वाला चैप्टर करना है, इंट्रोडक्शन वगैरह केमिस्ट्री की, ठीक है, जो मोल वगैरह वगैरह नंबर वगैरह हैं, ठीक है, वो करें। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने मैनेज करना है टाइम, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। ये है कि दिन में करें तो बहुत वेल कन्वीनियंट रहता है। इसमें फिर दूसरा और तीसरा चैप्टर ना करें जो हमारे पास केमिकल जो मैंने यहाँ पर लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग वाला, ये आप इसके इन दोनों चैप्टर के लिए एक अलग दिन रखें क्योंकि ये दोनों लेंथी हैं और कंसेप्चुअल हैं। इनके साथ एमसीक्यूज भी ज़रूर करें, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर एक दिन में हो जाएंगे, आई एम श्योर के हो जाएंगे इंशाल्लाह, इतने टाइम टेकिंग नहीं है। तो साथ में लॉजिकल रीजनिंग करें, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। फिर तकरीबन केमिस्ट्री 4-5 दिन आप लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, ठीक है, ये कॉलम आपको हो जाएगा। फिर डे 8 पर जो है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग वाला करें। डे नंबर 9 पर आप केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री और जो है वो जो है काइनेटिक्स वाले चैप्टर करें, ठीक है। फिर डे नंबर 10 पर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें, SNP ब्लॉक एलिमेंट वाला और ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके इतने टॉपिक इंक्लूड नहीं है, आप देख सकते हैं PMC की वे उसमें, तो इसमें इतने टॉपिक इंक्लूड नहीं है, तो आपको टाइम भी कम लग सकता है इसमें। डे नंबर 11 पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें, हाइड्रोकार्बन करें, अल्काइल हैलाइड करें और साथ में मैक्रोमॉलिक्यूल्स करें। ये इतना लंबा नहीं है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला इतना लंबा चैप्टर नहीं है, ये बहुत जल्द हो जाएंगे। इवन कि ये विद इन 2 आवर्स हो जाते हैं, इतना टाइम टेकिंग नहीं है, 2 to 3 आवर्स इजीली हो जाते हैं। बहुत टाइम अगर ले आप तो तब जाके ना, वरना हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन है बहुत इजी, इतना मसला नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी सा है। अल्काइल हैलाइड इतना लेंथी नहीं है, बस वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह आप वो PMC की जो है वो उसकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। तो इस अभी टॉपिक बहुत सारे जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो आपको आसानी होती है फिर चीज़ों को मैनेज करने में। डे नंबर 12 में आप फिर ये करें कि उसमें फिर अल्कोहल एंड फिनोल वाला करें और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों एक साथ करें क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन सेम है ना, तो वो आप जो है ना एक ही बार समझ लें। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शंस हैं ना जितने भी, वो अगर आप एक दफ़ा अल्काइल हैलाइड में कर जाते हैं ना, फिर आपको इनमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो अल्कोहल और फिनोल वाले जो हैं वो इधर हाइड्रोकार्बन में मौजूद हैं, तो आपको बार बार नहीं करने पड़ते। कुछ जो है इसके रिएक्शन इसमें हैं, तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी ऑलरेडी फिनोल वगैरह और उसमें हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो भी आपको बार बार नहीं करने पड़ते। एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आसानी रहती है, इसलिए ये एक टाइम पे करें ताकि आपका वो फ्लो बराबर रहे, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स पे आते हैं, तो फिज़िक्स जो है वो इतने चैप्टर इंक्लूड नहीं है, तो 4 से इसमें फिर फिज़िक्स वाले में आपने क्या करना है, इसमें 4-5 दिन इंग्लिश, उसी तरह जो इंग्लिश के सब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेबस में वो, ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है कि फोर्स एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि MCQs हैं, बल्कि उसमें वो जो दिए हुए हैं कि यार ये वाला करना है, आपने वोकेबलरी करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, वो उन लोगों ने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऊपर हेडिंग में, फिर नीचे वो दिए हुए ना, तो आप यहाँ पर जो है वो इंग्लिश का पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। डे नंबर 13 में आप फोर्स एंड मोशन वाला करें, वर्क एंड एनर्जी वाला करें और एक इजी सा चैप्टर है। फोर्स एंड मोशन थोड़ा सा लेंथी है, कंसेप्चुअल सा है। वर्क एंड एनर्जी थोड़ा सा शॉर्ट है, इतना लंबा नहीं है, कंसेप्चुअल भी है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। आई थिंक सो PMC बहुत टारगेट करता है इस चैप्टर को, इसको कभी नहीं भूलना। बाकी ये तो है ही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप टाइम दें उसको, ठीक है। अगर आप फिज़िक्स के एक दिन में 2 चैप्टर भी करते हैं तो भी मसला नहीं है, बट करें, अगर कर सकते हैं 3 चैप्टर तो। फिर डे 14 में आप रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन वाला करें और वेव्स वाला करें, तो ये दोनों लेंथी हैं, तो एक दिन में 2 चैप्टर इजीली हो जाते हैं। अब एंड के दिनों में तो फिर आपको थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है, कुछ टॉपिक्स भी इसमें एक्सक्लूडेड हैं, नहीं इंक्लूड, तो इसलिए फिर
जो है वो आपको मसला नहीं होगा। डे 15 पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, साथ में एक छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर लें, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे तो ये वाला भी इजीली आप साथ में मैनेज कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करें 16 डे पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा छोटा सा चैप्टर है। ये दोनों एक साथ करें क्योंकि इसके कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े से मिलते जुलते हैं, वरना कन्फ्यूजन नहीं होता। फिर डे नंबर 17 पर आप डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स करें और न्यूक्लियर फिजिक्स करें। ये थोड़ा लंबा सा चैप्टर लगता है, बट इसके बहुत सारे टॉपिक नहीं मौजूद, तो आप वही करें जो सिर्फ कोर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। साथ में इंग्लिश करें। तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी। अगर आपका इस पूरे टाइम टेबल में अगर आपके 20 दिन भी लग जाते हैं, 22 दिन, 23 दिन भी लग जाते हैं, बट मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ये जो है इसके लिए मेरी राय ये है, मेरी सजेशन ये है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त तरतीब हो सकती है आपके लिए, और आप ज़रूर टाइम दें। और इसके अलावा ये है कि क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रहेगी, ऐसा थोड़ा कम चैप्टर करते हुए, साथ में एमसीक्यूज़ करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। तो इस तरह ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कि विद इन 5 डेज़, विद इन 5 to 6-7 डेज़, एक हफ्ते में वो रिवीजन करते हैं। वो इतनी वेल कन्वीनियंट नहीं रहती है। हाँ, वो आप लास्ट वीक में कर सकते हैं, लास्ट 1-2 वीक में तो मसला नहीं होता, लेकिन इस तरह भी करना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम दें, और उससे होगा कि आप चीज़ें मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अल्लाह आपको कामयाब कामरान फरमाए। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाब फरमाए और सलामत रहें, खुश रहें और स्टडी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।